हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम पार्ट 12 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 11 तक पूरा ख़त्म कर दिया है। जाके आप वहाँ पर देख सकते हैं हमारा क्या चलता है। घटना सार जो नई बुक आई है वो हम कंप्लीट करवा रहे हैं। डेली सुबह 8 बजे हमारी क्लास आती है, ठीक है। इससे पहले हमने 500 क्वेश्चन घटना सार के आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करवा दिया है। 500 क्वेश्चन घटना सार के आपके वन लाइनर फॉर्म में करवा दिया है, इसी घटना सार का जो आप थंबनेल में देख चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर आज हमारा इंटरनेशनल जो रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन पूरे घटना सार में बने हैं, जितने भी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशन में घटना सार में क्वेश्चन ही नहीं बने हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन बने हैं आज हम सभी को कर लेते हैं। यही एक बड़ी वीडियो होगा इंटरनेशनल रिलेशन का। आज इसमें कुछ नहीं आपका छूटने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके बारे में दिया है? पहला क्वेश्चन आपका कोप 28 के बारे में दिया है। जो जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? दुबई में हुआ, ठीक है। इस वहाँ पर कहाँ पे हुआ? दुबई में। हाँ, इसका PDF आप डाउनलोड कर दे सकते हैं टेलीग्राम लिंक से। जैसे है सेम टू सेम वैसे मिल जाएगा। स्थान क्या था कोप 28 का? दुबई था। कोप को बोला क्या जाता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो याद रखिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला जाता है। अध्यक्षता किसने की थी? दुबई में आयोजित हुआ था। अध्यक्षता दुबई वही करेगा। कौन? डॉक्टर सुल्तान जबेर। याद रखिएगा, डॉक्टर सुल्तान जबेर ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब देखिए, इसमें क्या कहा गया था कि जीवाश्म ईंधन की वैश्विक खपत को कम किया जाएगा, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन जो वैश्विक खपत हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, उसको कम किया जाएगा, इस पर सहमत हुई। और ग्लोबल स्टॉक टेक्स्ट, ठीक है, का 5वां संस्करण लॉन्च हुआ है। याद रखिए, ग्लोबल स्टॉक टेक्स्ट का 5वां संस्करण लॉन्च हुआ। अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु थोड़ा देख लेते हैं। कॉप 28 के हानि और क्षति कोष की स्थापना की गई। याद रखिएगा, हानि और क्षति कोष की स्थापना की गई। हरित जलवायु कोष में 3.5 अरब डॉलर मिला, ठीक है। तो हरित जलवायु कोष में कितना में? 3.5 अरब डॉलर। अल्प विकसित देशों के लिए विशेष जलवायु परिवर्तन कोष की स्थापना की गई, ठीक है। तो अल्प विकसित देशों के लिए विशेष जलवायु परिवर्तन कोष की स्थापना की गई। वैश्विक शीतलन संकल्प का समर्थन किया गया। किसका? वैश्विक शीतलन संकल्प का समर्थन किया गया। अब देखिए, कोप 28 तो हो गया। कोप 29 मेजबानी कौन करेगा? तो ये पहले आर्मेनिया के पास जाने वाला था, लेकिन आर्मेनिया ने इसकी मेजबानी करने से मना कर दिया। किसकी? कोप 29 की। ये वापस ले लिया, कहा हम मेजबानी नहीं करेंगे। इसके बाद किसका बारी है? अजरबैजान का। तो ये दोनों, वैसे भारत और पाकिस्तान का वो लड़ाई चलता रहता है कि भारत आगे जाएगा पाकिस्तान, ऐसे आर्मेनिया और अजरबैजान इनकी लड़ाई चलती रहती है। तो अजरबैजान ने कहा हम इसको आयोजित, मतलब हम इसको देखेंगे। तो कोप 29 की मेज़बानी कौन करेगा? आपका अजरबैजान करेगा। तो कोप 29 की मेज़बानी अजरबैजान कहाँ पे होगी? ये 2024 में बाकू में होगी। अजरबैजान की राजधानी बाकू में होगी। कोप 30 की मेज़बानी 2025 में ब्राज़ील में किया जाएगा। याद रखिए, कोप 30 की मेज़बानी 2025 में ब्राज़ील में किया जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के नेतृत्व में एक ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को कोप 28 में लॉन्च किया गया, ठीक है। तो किसके नेतृत्व में? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, मतलब ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था। तो मोदी जी से पूछा गया कि आप कोई ऐसा बता दीजिए ताकि ग्लोबल लेवल पे कुछ लॉन्च हो जाए ये इसके लिए, रिवर के लिए। तो याद रखिए, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को कोप 28 में लॉन्च किया गया, जिसको GRCA बोला जाता है। इसको NMCG बोला गया। अब देखिए, भारत जो है अपना इंडिया प्यारा, तो ये कहाँ पे? रेस टू रेजिलियंस में शामिल हो गया। अब पूछेंगे, अब ये रेस टू रेजिलियंस कहाँ शामिल हुआ? जो कोप 28 हुआ था उसी में शामिल हुआ। अब पूछेंगे ये इसका उद्देश्य क्या है? रेस टू रेजिलियंस तो गैर राज्य के अभिनेताओं को, मतलब जो अभिनेताओं को
या निवेशकों को या व्यवसायों को या शहरी क्षेत्रों और नागरिक समाज को एकजुट करना। ठीक है, इसका उद्देश्य है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन इतना है जी, COP28 के बारे में अगर इतना याद कर लेंगे, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछने वाला है। ठीक है, अब देखिए दूसरी हमारी न्यूज़ है वैश्विक टीबी रिपोर्ट। याद रखिएगा, वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया है? WHO द्वारा जारी की गया। कोविड के बाद दूसरी बीमारी सबसे ज़्यादा मौत। अगर कोविड के बाद, कोविड में सबसे ज़्यादा मौत हुई थी, तब पूछ सकता है कोविड के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा किस बीमारी से मौत हुई? तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मौत इससे आपका टीबी से। 1.30 मिलियन लोग टीबी रोगियों की मृत्यु हुई है 2022 में। तो 2022 में कितने? 1.30 मिलियन टीबी रोगियों की मृत्यु हुई है। अब 7.5 मिलियन लोग ठीक भी हुए हैं 2022 में। ठीक है, अब देखिए टॉप 3 कौन से देश हैं जहां टीबी सबसे ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं? वो कौन है? पहला भारत है, दूसरा इंडोनेशिया है, तीसरा फिलीपींस है। ठीक है, तो भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस में यहाँ पर टीबी के रोग सबसे ज़्यादा रिकवर कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टीबी के बारे में याद कर लीजिएगा। अब देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 ये लॉन्च किया गया कब? अब देखिए ये COP28 में जारी किया गया जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। भारत लगातार शीर्ष 10 में स्थान बनाए हुए है। तो शीर्ष 10 में स्थान भारत लगातार बनाए हुए है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अब देखिए चीन इसमें हमारा पड़ोसी किसमें है? 91वें नंबर पे, और चाचा चौधरी 97वें नंबर पे हैं। तो ये सब बहुत पीछे हैं। 2014 में भारत 31वें नंबर पे था। ठीक है, याद रखिएगा 2014 में भारत 31वें नंबर पे था, बट 2023 में भारत 7वें स्थान पर पहुंच गया है। कितनी लंबी छलांग लगाई है? 2014 में 31वें, 2023 में आपका 7वें। अभी हम 7वें स्थान पे हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। याद रखिएगा, यही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? चीन में दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु ऊर्जा संयंत्र। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। अगर पूछ लिए चौथी पीढ़ी का ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च हुआ? तो चीन में। कहाँ पे? शेडोंग प्रांत में लॉन्च हुआ सिदोबो परमाणु संयंत्र। याद रखिएगा, सिदोबो परमाणु संयंत्र, उसका नाम क्या है? सिदोबो परमाणु संयंत्र, चौथी पीढ़ी का। बस इतना याद रखिए, कुछ नहीं। गूगल ने एआई मॉडल जेमिनी, तो याद रखिए गूगल का एक एआई मॉडल आया है जेमिनी। ठीक है, जेमिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जेमिनी। अब देखिए गूगल की पेरेंट कंपनी बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो अल्फ़ाबेट है, इसकी पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है। देखिए ये कब लॉन्च किया गया जेमिनी? 6 दिसंबर 2023 को। ये पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। ठीक है, ये एआई है, जैसे एआई चैटबॉट होता है, ये सब वही है। अब देखिए जेमिनी का मुकाबला किससे है? तो चैट जीपीटी से है। चैट जीपीटी है, उससे है इसका मुकाबला। मतलब मार्केट में आ गया है तहलका मचाने, गूगल की तरह ये भी जेमिनी। ठीक है, अब मेटा का एआई टूल क्या है? लामा 2। याद रखिएगा, लामा इसका किसका है? मेटा का। और चैट जीपीटी, इससे मुकाबला होगा जेमिनी का। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन टॉप पे हैं? तो याद रखिए भारत की 4 महिलाएं जो टॉप 100 में आई हैं। पहले नंबर भारत की कितनी महिलाएं हैं? 4। वो किसकी सूची है? फोर्ब्स की सूची है। तो निर्मला सीतारमण किस स्थान पे हैं? 32वें स्थान पे। मतलब भारत के इस हिसाब से भारत में पहले स्थान पे, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए 32वें, पहले 36वें स्थान पे थी। HCL की CEO रोशनी नादर। ठीक है, तो रोशनी नादर मल्होत्रा किस स्थान पे? 60वें स्थान पे हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल, ये 17वें स्थान पे हैं। याद रखिएगा, सोमा मंडल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल 17वें स्थान पे हैं। बायोकॉम के संस्थापक किरण मजूमदार 76वें नंबर पर हैं। तो बायोकॉम के संस्थापक
किरण मजूमदार 76वें स्थान पे है। अब ये आपसे पूछ सकता है कि ये शीर्ष 5 पे कौन लोग हैं। तो याद रखिए, पहले स्थान पे जो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं, यूरोपीय संघ की अध्यक्ष हैं, उर्सुला वान डेर लेन। याद रखिएगा, उर्सुला वान डेर लेन ये पहले स्थान पे हैं, मतलब विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला। और भारत में हैं निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर और सोमा मंडल, किरण मजूमदार ये टॉप 4 में है। ठीक है, इसके बाद क्रिस्टीना लेगार्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रिस्टीना लेगार्ड ये अध्यक्ष कौन है। तो ये देखिए यहाँ पर अध्यक्ष लिखने भूल गए हैं, यहाँ पर ये अध्यक्ष है यूरोपीय सेंट्रल बैंक। तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक की ये अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की ये अध्यक्ष है क्रिस्टीना लेगार्ड। ये किस स्थान पे है? दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो याद रखिए किस स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है। कमला हैरिस, इनको सभी जानते होंगे, ये तीसरे स्थान पे हैं। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। जॉर्जिया मेलोनी, तो जॉर्जिया मेलोनी इटली की पीएम है। तो जॉर्जिया मेलोनी के तो सभी जानते होंगे कौन है, इटली की पीएम है। ये चौथे स्थान पे है। टेलर स्विफ्ट ये संगीतकार हैं। ठीक है, ये 5वें स्थान पे है। तो याद रखिएगा, ये उर्सुला वान डेर लेन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, ये पहले स्थान पे हैं। और भारत में पहले स्थान पे निर्मला सीतारमण जी 32वें स्थान पे है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, नीदरलैंड में दक्षिणपंथी नेता गीट वाल्डर्स की जीत। याद रखिएगा, इस्लाम विरोधी पार्टी फॉर फ्रीडम, पार्टी फॉर फ्रीडम गीट वाल्डर्स की जीत हुई है नीदरलैंड में। ठीक है, तो नीदरलैंड में कौन मतलब बने हैं? वाल्डर्स बने हैं। याद रखिएगा, वाल्डर्स बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा गया है डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री। ठीक है, तो डोनाल्ड टस्क यहाँ नीदरलैंड के कौन बने हैं? गीट वाल्डर्स। डोनाल्ड टस्क कहाँ के बने हैं? डोनाल्ड टस्क पोलैंड के बने हैं। तो डोनाल्ड टस्क वारसा स्थित, मतलब पोलैंड की राजधानी वारसा है ना, तो राष्ट्रपति भवन में शपथ ली। तो इसमें सिर्फ नाम याद रखिएगा कौन कहाँ बने हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, डोनाल्ड टस्क है। ठीक है, तो ये पोलैंड के बने हैं। अब देखिए, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023। तो याद रखिएगा, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 जारी करता इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट। तो IMD ने इसको जारी किया, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसको किसने जारी दिया? IMD ने। 64 अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पे है? 49वें स्थान पर है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत 49वें स्थान पर है। शीर्ष पर चाचा चौधरी US से है। सेकंड पे नीदरलैंड है, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं गीट वाल्डर्स। ठीक है, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री अभी प्रधानमंत्री हैं ना, तो ये गीट वाल्डर्स हैं। और थर्ड में सिंगापुर है, थर्ड में, और फोर्थ पे आपका डेनमार्क है। 64 अर्थव्यवस्थाओं में USA शीर्ष पर, नीदरलैंड, फिर सिंगापुर, फिर डेनमार्क। डिजिटल विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा आपका रैंकिंग है। ठीक है, याद रखिएगा। अंतिम स्थान पर वेनेजुएला, 64वें स्थान पर मंगोलिया, 63वें स्थान पर। अब देखिए, यहाँ पर दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में नुकसान और क्षति फंड को मंजूरी। वही जो वहाँ पर हम बताए हैं ना, COP28 वाला, वही ये यहाँ भी आया। कोई हम क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं, आप जाके घटनासार बुक देख लीजिएगा, सब कुछ हम ला दिए यहाँ पर। पहले दिन 30 नवंबर 2023 को, याद रखिएगा 30 नवंबर 2023 को ही इसका सुझाव पहली बार मतलब लॉन्च किया गया है। किसको? नुकसान और क्षति फंड को। अब देखिए, इसका सुझाव कब दिया गया? तो 1991 पहली बार नुकसान और क्षति फंड। अब देखिए, वानाअतू द्वारा दिया गया था। तो ये वानाअतू का ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखेंगे एक छोटा सा टापू वाला देश है वानाअतू। अभी वहाँ के प्रधानमंत्री विक्टोरिया, मतलब जो पूरे हेड है, वही अभी वहाँ भी चेंज हुए हैं। तो वानाअतू द्वारा दिया गया था ये
नुकसान और क्षति फंड। उद्देश्य क्या था? कमज़ोर देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ने में मदद। जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ तो बड़े देश तो समझ जाएंगे, हाँ जलवायु परिवर्तन के छोटे देश कहा जाएगा, तो उन्हीं के लिए कमज़ोर देशों के लिए जलवायु परिवर्तन फंड का निर्माण किया गया। ठीक है, क्या उसका नाम था? याद रखिए, उसका नाम है नुकसान और क्षति फंड। यूरोपीय देशों ने उसमें कितना योगदान दिया? 100 मिलियन डॉलर का यूरोपीय देश वो यूएई ने, सॉरी यूरोपीय निकल रहा, यूएई ने 100 मिलियन डॉलर दिया, यूरोपीय संघ ने 275 मिलियन डॉलर दिया। तो देखा जाए यूरोपीय ने, ये यूएई ने सबसे ज़्यादा, क्योंकि यूरोपीय संघ बहुत बड़े देश है, इसमें बहुत सारे देश हैं, तो उसमें 275 मिलियन डॉलर नहीं पड़ा, क्योंकि सब थोड़ा थोड़ा देंगे, लेकिन यूएई अकेले ही इसमें दिया। तो कितना अच्छा काम किया यूएई। यूएसए ने देखिए, चाचा चौधरी ने कंजूसी कर दी, 17.5 मिलियन डॉलर। ठीक है, तो ये भी कंजूस निकल गए। ठीक है, मैनेजमेंट, इसका कौन मैनेजमेंट भी समझ, जैसे पैसा किसको दिया जाएगा, कहाँ दिया जाएगा, इसको कौन संभालेगा? तो वर्ल्ड बैंक संभालेगा। ठीक है, तो यही है, कौन संभालेगा? वर्ल्ड बैंक संभालेगा। रूस CFI, याद रखिएगा, रूस CFI संधि के साथ अलग हुआ। याद रखिएगा, रूस किसके साथ अलग हुआ? CFE के संधि के, क्या है ये? यूरोपीय सशस्त्र बल संधि है ये। ठीक है, ट्रीटी ऑफ कन्वेंशन आर्म फोर्सेस इन यूरोप, CFE, इससे अलग हो गया रूस। बस इतना याद रखिए, इससे ज़्यादा मत याद रखिए। जापान में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र, याद रखिएगा, जापान में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र लगाया गया। जापान के नाका नॉर्थ में, कहाँ पे? जापान के नाका नॉर्थ में परमाणु फ्यूजन संयंत्र, फ्यूजन, परमाणु फ्यूजन संयंत्र। इस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है JT60, याद रखिएगा, JT60SA, मतलब इस परमाणु संयंत्र का नाम है JT60SA, और ये न्यूक्लियर फ्यूजन पर है। ठीक है, दुनिया में सभी परमाणु संयंत्र फिजन पे कार्य करते हैं। तो दुनिया में जितने भी परमाणु संयंत्र है किस पर कार्य करते हैं? फिजन पे कार्य करते हैं। लेकिन यह किस पर कार्य करेगा? फ्यूजन पे कार्य करेगा। फ्यूजन और फिजन में अंतर बताते हैं, क्या होता है। अब देखिए, फ्यूजन लिखा गया है। ठीक है, फ्यूजन में क्या होता है और फिजन में क्या होता है? तो फिजन में क्या होगा? जो दो अणु होंगे, मान लीजिए एक अणु ये है, एक अणु ये है, तो अलग करके, अब वो मतलब दो अणुओं को अलग करके, इनको मतलब दो अणु हैं, इनको अलग कर दिया जाए, एक ये बन गया, उत्पन्न किया जाता, ऊर्जा उत्पन्न किया जाता। तो इसमें दो अणुओं को अलग अलग करके उत्पन्न किया जाता है ऊर्जा। अब फ्यूजन संयंत्र, फिजन है तो फ्यूजन संयंत्र क्या है? यह दो अणुओं के केंद्रक को आपस में जोड़कर ऊर्जा पैदा करता है। फ्यूजन यही काम करता है। ठीक है, हमारा सूर्य किस पर बेस है? फ्यूजन पर बेस है। याद रखिएगा, हमारा सन फ्यूजन पर बेस है। याद रखिएगा, हमारा सन किस पर बेस है? फ्यूजन पर बेस है, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं, यहाँ देखते हैं, नाम क्या? टोकामाक। ठीक है, टोकामाक इसका नाम रखा गया। क्या है? इस परमाणु संयंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जापान में बना है। ठीक है, किस पर काम करेगा? तो किस पर काम करेगा? फ्यूजन पर काम करेगा। फ्रांस भी इससे अधिक शक्तिशाली ये परमाणु संयंत्र बनाने में लगा हुआ है, जिसे इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर नाम दिया गया है। तो ये भी पूछ सकता है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर क्या है? यह फ्रांस के द्वारा परमाणु संयंत्र है। अब देखिए, अंकोर वाट मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया। तो कहाँ पे है अंकोर वाट मंदिर? तो ये कंबोडिया स्थित है अंकोर वाट मंदिर, 8वां अजूबा बन गया है। निर्माण 12वीं सदी में सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु जी को समर्पित है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या बना है। नेक्स्ट न्यूज बना है, स्पर्म व्हेल के लिए समुद्र में अंतरिक्ष क्षेत्र, वो संरक्षित क्षेत्र, सॉरी क्या निकल रहा है, समुद्र में संरक्षित क्षेत्र। तो स्पर्म व्हेल के लिए समुद्र में संरक्षित क्षेत्र को कैरिबियाई देश डोमिनिका ने यह निर्णय लिया है। कहा है कि अगर स्पर्म व्हेल का स्पर्म मतलब सुरक्षित रहना है, स्पर्म व्हेल का
को सुरक्षित मतलब स्पर्म व्हेल को सुरक्षित रखना है, तो इसने डोमिनिका ने यह निर्णय लिया है। ठीक है, कहाँ पर? समुद्र में कहा है इसको सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पर्म व्हेल जो बने हैं बहुत कम बने हैं। ये दुनिया के सबसे बुद्धिमान जलचर है, बोला जाता है सबसे बुद्धिमान जलचर है स्पर्म व्हेल। समुद्र के सफाई कर्मी भी इनको नाम दिया गया है। क्या? समुद्र का सफाई कर्मी। यहाँ देखिए, ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन 2023, याद रखिएगा, ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में। कहाँ पर? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ 22 से 24 अगस्त 2023 को। कब? 22 से 24 अगस्त 2023 को। अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता साउथ अफ्रीका राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा ने किया। तो किसने किया? साउथ अफ्रीका ने, राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा ने। देश कौन है इसमें ब्रिक्स में? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखिएगा, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। 6 देशों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। अर्जेंटीना, लेकिन अर्जेंटीना अब जब से वहाँ के नए राष्ट्रपति बने वो कहें हम नहीं शामिल होंगे। ईरान है, इथोपिया है, सऊदी अरब है, मिस्र है, ये और यूएई है। ठीक है, अर्जेंटीना, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब, मिस्र और यूएई, ये सभी शामिल होने के कहे हैं, हमें भी शामिल करिए। 16वां शिखर सम्मेलन 2024 में रूस के कजान में। ठीक है, तो 16वां जो शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का होगा, 15वां तो कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका में हुआ। 16वां कहाँ होगा? कजान में। और 15वां जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चिली आईएसए का 95वां सदस्य बन गया है। चिली कौन बन गया? आईएसए का 95वां सदस्य। कब बना? 6 नवंबर 2023 को 95वां, ये इंपॉर्टेंट है, 95वां याद रखिएगा, चिली बना है। आईएसए भारत और फ्रांस का संयुक्त प्रयास था 2015 में 21वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अभी जो 28वां आ गया वो ये जो आईएसए बना था 21वें में बना था, याद रखिएगा, COP21 में बना था। ये भी आपसे पूछ सकता है। आईएसए की छठी सभा 31 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ था। ठीक है, आईएसए की छठी सभा। नेक्स्ट देखते हैं, आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन हुआ। कब हुआ? आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन 5 से 7 सितंबर 2023 के मध्य हुआ। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, याद रखिएगा, आसियान का फुल फॉर्म है। अब देखिए कहाँ पे हुआ? जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ। और एक चीज़ याद रखिएगा, भारत आसियान का सदस्य नहीं है। नहीं तो आप सोचेंगे आसियान करने भारत हो सकता सदस्य हो। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। सदस्य देश कौन से हैं? देखिए, म्यांमार है, सिंगापुर है, मलेशिया है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, कंबोडिया है, ब्रुनई है। 10 देश तो ये हो गया। 11वां देश आपका तिमोर लिस्ते हाल ही में शामिल हुआ। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये तिमोर लिस्ते है किस संघ का मतलब सदस्य बन चुका है? तो किस संघ का सदस्य बन चुका है? तो आपका आसियान का। तो आसियान का ये तिमोर लिस्ते सदस्य बन चुका है। अध्यक्षता किसने की? तो जोको विडोडो, इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री। तो जोको विडोडो ने किया। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता जोको विडोडो ने किया। आदर्श वाक्य क्या बना? 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी 3 बने, 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी, आदर्श वाक्य। अब देखिए, भारत आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन जकार्ता में हुआ। तो जो भारत और आसियान का हुआ वो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? जकार्ता में, मोदी जी और जोको विडोडो की अध्यक्षता में। ठीक है, इतना याद रखिए। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 जारी किया गया। किसके द्वारा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जारीकर्ता कौन है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, WPO ऑर्गेनाइजेशन, WPO। ठीक है, वर्ल्ड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये WIPO होना चाहिए, WIPO।
PO, ठीक है। तो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया। टॉप पे कौन थे? टॉप पे स्विट्ज़रलैंड। तो ये ज़्यादा मतलब खोजबीन कर रहा है, तो इनोवेशन ज़्यादा कर रहा है। इसके बाद 2023 में भारत की रैंक 40वीं थी। तो अभी हमारा रैंक कितनी आ गई है? 40वीं आ गई है। वो अंक कितने हैं? 38.1 अंक है। 2022 में भारत की रैंक क्या थी? 40वीं रैंक थी। याद रखिएगा 2022 में 40वीं रैंक थी, ठीक है। तो जो सुधार हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ये 2036 कितना था? 36.1 अंक, अब 38 हुआ है, ठीक है। 2023 में थोड़ा सा सुधार हुआ है। अंगोला सबसे नीचे है, ठीक है, याद रखिएगा लास्ट रैंक है अंगोला का। पड़ोसी देश का रैंक कितना है? तो पड़ोसी देश का ये इसमें याद रखिएगा पहले नंबर पे स्विट्ज़रलैंड, भारत 2000 वो मतलब 40वीं रैंक है। 2022 में भी 40वीं रैंक थी, ठीक है, लेकिन अंक में सुधार हुआ है थोड़ा। अब देखिए यहाँ पर पड़ोसी देश की रैंक कितनी है? तो पड़ोसी देश की जितना अंक ये रहता है उतना ज़्यादा, जैसे 100 जितना रहेगा। अब देखिए चीन का हमसे रैंक अच्छा है तो उसका 55 स्कोर आया है, हमारा 38.1 स्कोर आया है। तो चीन 12वें रैंक पे है, भारत 40वें नंबर पे है, पाकिस्तान 28वें नंबर पे है, श्रीलंका 90 नंबर पे है, बांग्लादेश 105 नंबर पे, नेपाल 108 नंबर पे है, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। पड़ोसी देश है इनकी रैंक है इनोवेशन में। चीन 12वें पे है, हम 40वें पे हैं, ठीक है। टॉप 5 में कौन है? स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट रैंक है, स्वीडन इसके बाद सेकंड रैंक है, अमेरिका तीसरी रैंक है, यूनाइटेड किंगडम चौथी रैंक है, सिंगापुर आपका 5वीं रैंक है। याद रखिएगा सिंगापुर 5वीं रैंक है, यूके चौथी रैंक है, अमेरिका तीसरा है, स्वीडन दूसरा है, स्विट्ज़रलैंड पहला है। लास्ट कंट्री कौन है? अंगोला 132 है, नाइजर 131 है, बुरुंडी 130 है, ठीक है। अंगोला लास्ट में है। तो पहले पे स्विट्ज़रलैंड, इसके भारत 40वें स्थान पे है, और एकदम लास्ट में आपका अंगोला है। अब देखिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है? G20 में मोदी जी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस मतलब GBA की घोषणा की, गठन की घोषणा की। सभी से कहा गया कि आप ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया जाए। तो बायोफ्यूल होता है क्या है? जो पेड़ पौधे होते हैं, अनाज होता है, शैवाल होता है, भूसी होता है, बेस्ट फूड होता है, उससे बनाया जाता है ग्लोबल बायोफ्यूल प्रोडक्ट। वो बायोफ्यूल जो होता है उसी से बनाया जाता है। इन्हीं सबसे सड़े गले जब वो सड़े गले हो जाते हैं तो बायोफ्यूल बनाया जाता है, ईंधन के रूप में काम करता है। विश्व में इथेनॉल बायोफ्यूल के उत्पादन में अग्रणी देश है। तो विश्व में इथेनॉल बायोफ्यूल के उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? पहले भारत है, फिर ब्राज़ील है, फिर अमेरिका है। याद रखिएगा भारत, ब्राज़ील, अमेरिका देश आते हैं। अब देखिए वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। तो वैश्विक पेंशन सूचकांक 2000 जारीकर्ता कौन से हैं? ये मेंबर्स CFA इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, ठीक है, ने जारी किया। 47 देशों में भारत की 45वें स्थान पर है। तो वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत की रैंक बहुत ख़राब है, 45वें स्थान पे है। टॉप 3 है नीदरलैंड, आइसलैंड, फिर डेनमार्क, अंतिम में अर्जेंटीना 47वें नंबर पे है। अब यहाँ देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन ना यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी 2023 में भारत के 91 विश्वविद्यालय शामिल हैं। याद रखिएगा भारत के 91 विश्वविद्यालय शामिल हैं। टॉप 3 यूनिवर्सिटी देखते हैं। ऑक्सफोर्ड UK की यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड USA की है, और MIT, ठीक है, तो अमेरिका की है। ये 3 टॉप 3 में हैं। भारत का ये आपका एक है IISc बंगलोर, ये सबसे मतलब भारत के तो बहुत हैं। भारत यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इसमें ये उसके हैं, मतलब भारत के 91 विश्वविद्यालय हैं वो तो हैं, लेकिन जो टॉप में आ जाते हैं, टॉप में हमारे विश्वविद्यालय बहुत कम हैं। यही IISc बंगलोर का इसी का स्थान है। इसका स्थान कितना है? ये किस के बीच में आ रहा है? तो ये आ रहा है 201 से 250 के बीच में आता है, ठीक है, ये IISc बंगलोर। अब देखिए यहाँ पर
टोटल 1904 विश्वविद्यालय लिए गए हैं इसमें। इस मामले में भारत चौथे स्थान पर। अगर शामिल होने के मामले में देखा जाए तो भारत 91 विश्वविद्यालय भारत के हैं, ठीक है। पूरे देखा जाए तो पूरा 1904 में तो भारत के 91 हैं। चाइना हमसे यहाँ पीछे है, 86 विश्वविद्यालय, ठीक है, चाइना के। मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मॉर्निंग कंसल्ट के इस हिसाब से, ठीक है। तो ये दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मतलब लोकप्रिय नेता हो गए हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग, यही याद रखिएगा किसके अनुसार, मॉर्निंग कंसल्ट के साथ 76% लोग मोदी को के नेतृत्व को मंजूरी दी, ठीक है। पहले पे मोदी जी, दूसरे पे हैं मेक्सिको के राष्ट्रपति ओब्राडोर, ठीक है। याद, ये भी बहुत फेमस है, प्रसिद्ध हैं। तो मेक्सिको के राष्ट्रपति ओब्राडोर। एलन बेसेंट स्विट्जरलैंड, याद रखिए एलन बेसेंट स्विट्जरलैंड। जॉर्जिया मेलोनी इटली। जो बाइडेन आपका यहाँ पर ये अमेरिका चाचा चौधरी। तो सेकंड वाला याद रख लीजिएगा, और ये यूएसए वाला 8वें यूएसए है, और 6ठे जॉर्जिया मेलोनी। तो मतलब ये सबसे लोकप्रिय नेता ये सब हैं, ठीक है। भारत जापान सहित पेरिस क्लब के साथ श्रीलंका का समझौता। हाल ही में भारत और जापान सहित पेरिस समूह के लिए ऋणदाताओं के साथ सैद्धांतिक समझौता हुआ है। इसमें श्रीलंका को आईएमएफ कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी। मतलब श्रीलंका ने ये इन सबसे लगभग थोड़ा थोड़ा पैसा लिया है आईएमएफ का कर्ज अब चुकाने के लिए। आईएमएफ का कर्ज बहुत वैसा होता है कर्ज, इसमें अगर कर्ज में आप डूब गए तो आप दिवालिया हो सकते हैं, पूरा देश दिवालिया हो सकता है। और आईएमएफ में अगर आप कर्ज लिए हैं तो क्या होता है, आईएमएफ में जो विदेश नीति होती है लगभग 50% से आईएमएफ उसको कंट्रोल करता है। अगर आईएमएफ से आप लिए हैं पैसा उधार, ठीक है, तो विदेश नीति में बहुत बड़ा उसका हाथ हो जाता है, किसका, आईएमएफ का, ठीक है। इसीलिए सब सोचते हैं आईएमएफ का लोन ना लिया जाए। भारत जापान सहित पेरिस क्लब में श्रीलंका शामिल होगा, यही याद रखिएगा। विश्व सैन्य ताकत 2023 में कौन जारी किया? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स यही जारी करता है। 145 देश है, भारत की चौथी रैंक है। अमेरिका, रूस, चीन, ये तो याद रखें, बचपन से याद होगा ये सब। पहले 145 रैंक किसकी है? ये 145 देश हैं, भारत हम चौथे सबसे मजबूत सेना हमारे पास है। पहले पे किसके पास है? सबसे पहले पे ये यूएसए के पास है, फिर रूस के पास है, फिर चीन के। सेना तो हमारी वैसे भी मजबूती है, मतलब हथियार ये सब के मामले में तो चौथे स्थान पे हम। कमज़ोर देश कौन है? भूटान है, 145वें स्थान पे है। बेनिन है, 144वें स्थान पे है। मोल्दोवा है, 143वें स्थान पे है। नाटो शिखर सम्मेलन 2023, याद रखिएगा नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे? 11 से 12 जुलाई को विलियस, याद रखिएगा विलियस में, लिथुआनिया है ना, वहाँ पे लिथुआनिया में। फिनलैंड इसमें पहली बार सम्मिलित हुआ, क्योंकि पहली बार आया ही तो पहली बार सम्मिलित हुआ, ये भी देखा होगा। अरे अच्छा, इससे भी होता है इसका ट्रीटी। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या था? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए यही बुक अगर आप खुद पढ़ते हैं तो थोड़ा पढ़ के बोरिंग लगता है, ठीक है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा वैसे फालतू का चीज़ ज़्यादा दे दिया है, ठीक है। तो मैंने जो जो इम्पोर्टेंट था वो आपके लिए मेहनत करके लाया है। प्लीज़ इस मेहनत को सिर्फ प्लीज़ अगर सब्सक्राइब किए हैं तो शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों में, चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो। आप सबके भरोसे ही मैं वीडियो बनाता हूँ। प्लीज़ आप इस सब वीडियो को शेयर कर दिया करिए। नाटो की स्थापना 1994 में 1949 में वाशिंगटन संधि के द्वारा की गई। बहुत बार पूछा गया है नाटो की स्थापना किसके द्वारा की गई है? वाशिंगटन संधि के द्वारा की गई है। वर्तमान में 31 सदस्य देश हैं। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। स्टोल्टेनबर्ग हैं महासचिव, याद रखिएगा। यूएई एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक बनने वाला पहला देश है। तो याद रखिएगा जो यूएई है ये एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक बनने वाला कौन सा देश है? पहला देश है। कौन सा? यूएई।
पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करना मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के बाद वित्त पोषण से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए यूएई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि मतलब यूएई अच्छा काम कर रहा था, इसीलिए यह पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है इसको। अब देखिए, यूके सीपीटीपीपी में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। तो जुलाई 2023 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता में शामिल होने वाला देश पहला यूरोपीय देश कौन बना है? यूके बना है। सीपीटीपीपी का उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच व्यापार के लिए जाने वाले वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करना। याद रखिएगा, सदस्य देशों के बीच व्यापार किए जाने वाले वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करना सीपीटीटी का उद्देश्य है। वर्तमान में कितने देश हैं? 12 देश हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वर्तमान में 12 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, कनाडा। ठीक है, इस सीपीटीपी में चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, ठीक है, सिंगापुर और वियतनाम और यूके अभी शामिल हुआ है। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई है। जारीकर्ता टाइम्स हायर एजुकेशन। शीर्ष पर है नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा, शीर्ष पर कौन है? नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे? सिंगापुर की है। शीर्ष पर नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है सिंगापुर की। भारत की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल में है, जो 77वें नंबर पे है। जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर 19वें स्थान पे, 79वें स्थान पे रहे। ठीक है, इस पीडीएफ को अगर आप पढ़ेंगे तो जल्दी आपका कंप्लीट हो। जैसे आप अगर इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में आप कंप्लीट कर देंगे। अब बुक पढ़ेंगे तो कम से कम लगेगा 2 घंटा। ठीक है, सिर्फ हम अंतर्राष्ट्रीय वाला ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस पीडीएफ को आप एक बार पढ़ भी लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा 13 से 14 जुलाई 2023 को भारत फ्रांस के स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का जो 25 वर्ष पूरा हो गया। तो हमारा और फ्रांस का स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो हुआ, ये 25 वर्ष पूरा हो गया। इसमें क्या किया गया? हरिजन 2047 दस्तावेज वार्ता को स्वीकार किया गया। तो कौन सा? हरिजन 2047 दस्तावेज वार्ता को स्वीकार किया गया। मोदी जी ने 14 जुलाई को बेस्टल डे, याद रखिएगा, बेस्टल डे परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मोदी जी बेस्टल डे कब होता है? बेस्टल डे पूछ लिया जाता है, 14 जुलाई को होता है। इसमें मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान भी मिला, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। क्या? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भी मिला। अब देखिए, यहाँ पर यूपीआई के उपयोग को लेकर समझौता भी हुआ। यहाँ पर भारत फ्रांस ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, याद रखिएगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और एरियन स्पेस में सहयोग के लिए हस्ताक्षर करे। ये सब मैं लिख दिया हूँ, इसे देख लीजिएगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा, ठीक है, यहाँ पर भी गए 15 जुलाई 2023 को। पीएम की यह 5वीं यात्रा थी। याद रखिएगा, पीएम की यह 5वीं यात्रा थी। इससे पहले 2015 में, 2018 में, 2019 में, 22 में और 23 में अबू धाबी के शासक मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात इन्होंने की। यूएई में क्या? आईआईटी दिल्ली परिसर भी बनाया जाएगा। और लक्ष्य क्या है? 2030 तक $100 अरब व्यापार पहुंचाना। किसके किसके बीच? यूएई और भारत के बीच $100 अरब का व्यापार लक्ष्य पहुंचाना। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक बार इसको दोबारा स्पीड 2 की स्पीड में देख लीजिए अगर समझ में नहीं आएगा, और नहीं तो आप एक काम करिएगा, इसका पीडीएफ डाउनलोड करके और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये पूरा जितना आपका इंटरनेशनल न्यूज़ है कंप्लीट है, इससे बाहर आपका घटना सार में नहीं दिया गया है। और इसका अगर आपको ये मान लीजिए दोबारा नहीं पढ़ने को मन गया तो इसके जाइए अंतर्राष्ट्रीय वो परिदृश्य में हमने लगभग क्वेश्चन, इसके लगभग 100 क्वेश्चन है पूरे,
तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाइए, वहाँ पर कर लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब ये यहाँ पढ़ लिए हैं, अब जाके उस वीडियो के एक बार अगर देख लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। इसी को हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखे हैं ये, और वन लाइनर के फॉर्म में रखे हैं। तो जाइए, इसको देख के तुरंत जाइए आप उसको करिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।